हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं विकास। शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस क्लास में। मेरे साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इसी के तहत मेरे साथियों हमारी इस मेगा सीरीज़ में हमने 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं और इन 5 क्लासेस के माध्यम से हमने 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली है। आज की जो क्लास रहेगी साथियों, यह क्लास रहेगी छठी क्लास। यह छठी क्लास रहेगी और इस छठी क्लास में हम 20 और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है ये आप लोगों को यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। इसी वजह से आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ओशन को शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज की लिंक, इंस्टाग्राम चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक और ब्लॉग की लिंक, ये सब लिंक अवेलेबल करवा दी गई हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज के लिंक पर जा सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए लिंक पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा आप, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रदान करवा दी गई हैं। ब्लॉग जो साथियों जहाँ पर हम अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, आप ज़रा हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास की शुरुआत करने से पहले मेरे साथियों आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्लास का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। तो मेरे साथियों पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है, यानी किसे दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना गया है। ठीक है मेरे साथियों, ये युद्ध की प्रकार होता है गोरिल्ला युद्ध, ठीक है, जो कि आपके जंगलों में आपके सर्वाधिक मात्रा में उपयोग लाया जाने वाला एक प्रकार का युद्ध होता है, जिसमें स्वयं की हानि बहुत कम होती है और सामने वाले की हानि सर्वाधिक मात्रा में होती है, जिसके अंतर्गत सैनिक आपके कम होते हैं किंतु बड़ी से बड़ी सेना को भी आपके पराजय का मुंह दिखा सकते हैं। यह एक प्रकार का आपका युद्ध का तरीका होता है। तो दक्कन के क्षेत्र में आपके गोरिल्ला युद्ध का अग्रणी किसे माना गया था, ये प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है। तो ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी शाहजी भोसले, ऑप्शन सी मलिक अंबर और ऑप्शन डी मालोजी भोसले। तो किसे आपका दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना गया है। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर दक्कन क्षेत्र नहीं आता, यानी यहाँ पर दक्कन क्षेत्र लिखा हुआ नहीं होता, तो इस पूरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता शिवाजी। किंतु यहाँ पर एक क्षेत्र के बारे में पूछ लिया है, वो भी स्पेशली क्षेत्र दक्कन के बारे में पूछा है। तो मेरे साथियों दक्कन के क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध का अग्रणी शिवाजी को नहीं माना जाता था, तो शिवाजी तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। अब बचे शाहजी भोसले, मलिक अंबर और मालोजी भोसले। तो साथियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा मलिक अंबर। ठीक है, मलिक अंबर को आपके दक्कन क्षेत्र का सबसे अग्रणी माना जाता था गोरिल्ला युद्ध में। तो प्रश्न क्रमांक 101 जो है, उस प्रश्न क्रमांक 101 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों सी वाला मलिक अंबर। चले साथियों, अब जरा अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों, और आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में सफल हो पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। प्रश्न क्रमांक 102 कहता है कि दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया। दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया। हमें पता है मेरे साथियों कि दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था, जिसके अंतर्गत सभी धर्मों का समावेश था, यानी सभी धर्मों का जो सार था उन सार से मिलाकर एक नए धर्म का निर्माण अकबर के द्वारा हुआ था, मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के द्वारा, और उस नए धर्म का नाम था दीन ए इलाही धर्म। तो प्रश्न ये ही है कि जो अकबर द्वारा निर्मित जो दीन ए इलाही धर्म था, उस धर्म को ग्रहण करने वाला सबसे पहला व्यक्ति
कौन था? तो ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी रहीम और ऑप्शन डी अकबर। यानी स्वयं अकबर ने क्या इस दीन ए इलाही धर्म को अपनाया, या रहीम या अबुल फजल या बीरबल? तो मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर होगा इसका बीरबल। ठीक है, बीरबल जो था, बीरबल ने सर्वप्रथम दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। तो प्रश्न क्रमांक 102 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला बीरबल। ठीक है, एक सलाहकार था साथियों बीरबल, और एक अच्छा मित्र भी माना जाता है अकबर का बीरबल। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 103। मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 103 कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, प्रश्न क्रमांक 103 क्या कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर जो जजिया कर किसने हटा दिया था? किस बादशाह ने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हिंदुओं पर जो लगाए जाने वाला जो जजिया कर था, उस जजिया कर को समाप्त कर दिया था? आपको पता है साथियों कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक कर था जिसे कहते हैं जजिया कर। अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था, किंतु औरंगजेब ने इस जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप राजपूतों का विद्रोह भी हुआ था। इस मेगा सीरीज के तहत हम जान चुके हैं। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो वह कौन सा मुगल एम्पायर का बादशाह था जिसने इस जजिया कर को फिर से हटा दिया था? तो ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी शाह आलम और ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो किसके द्वारा आपके औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात जजिया कर को हटा दिया था? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, इनका राइट आंसर होगा जहांदार शाह, बी वाला। ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 103 का। ठीक है, जहांदार शाह ऐसे आपके मुगल साम्राज्य के बादशाह थे जिन्होंने जजिया कर को फिर से समाप्त कर दिया था। चलिए जरा देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 104। प्रश्न क्रमांक 104 क्या कहता है? तो प्रश्न क्रमांक 104 कह रहा है कि भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? किसे भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सैयद बंधु, ऑप्शन बी हुसैन बंधु, ऑप्शन सी हुसैन परिवार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में साथियों। ज़्यादा आपका टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बताइएगा कि भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा गया है? क्या सैयद बंधु को राजा बनाने वाला कहा गया है, या हुसैन बंधु को राजा बनाने वाला कहा है, या हुसैन परिवार को कहा है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में जो राजा बनाने वाले जो उपाधि हैं, यह उपाधि मिली है आपके सैयद बंधुओं को। ठीक है, सैयद बंधु यानी आपके दो भाई थे जिनका नाम है, एक का नाम है अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम था हुसैन अली। ठीक है, दो भाई थे साथियों, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। इन दोनों को ही आपका सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है और इन्हें ही भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला कहा गया है। मेरे साथियों औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इन युद्ध में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, तथा औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आपके मुगल एम्पायर में जितने भी बादशाह विराजमान हुए हैं सिंहासन पर, तो उन सिंहासन पर विराजमान करवाने में इन सैयद बंधुओं का भी बहुत बड़ा रोल था। और यही कारण है कि सैयद बंधुओं को इतिहास में राजा बनाने वाला कहा जाता है मेरे साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 104 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला सैयद बंधु। चलिए जरा प्रश्न क्रमांक 105 की जरा बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 105 क्या कहता है मेरे साथियों? प्रश्न क्रमांक 105 कहता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? नादिर शाह का जब आक्रमण भारत में हुआ था, ठीक है, उस वक्त आपके मुगल बादशाह कौन था? तो मेरे साथियों में आपको बता दूं कि नादिर शाह ने लगभग 1737 को भारत पर आक्रमण किया था
और उस वक्त वो लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने साथ लेके गया था। आप सोच सकते हैं साथियों, 1737 के दौरान आपके नादिर शाह एक लुटेरा भारत आया और उस वक्त भारत से 100 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी यानी संपत्ति वो अपने साथ लेकर चला गया था नादिर शाह। तो वही जो नादिर शाह है, वह नादिर शाह आपके किस मुगल बादशाह के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ऑप्शन ए है मेरे साथियों अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, उस वक्त मुगल साम्राज्य का बादशाह आपका मोहम्मद शाह रंगीला था। इनका उपनाम रंगीला भी है। तो मोहम्मद शाह रंगीला आपके उस वक्त मुगल साम्राज्य के बादशाह थे जब नादिर शाह का आक्रमण भारत में हुआ था। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 105 का सही उत्तर डी वाला हो जाएगा, मोहम्मद शाह। चलिए जरा बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 106 की। प्रश्न क्रमांक 106 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 106 कहता है कि कश्मीर में शालीमार और निशाद बाग किसने बनवाए? कश्मीर में शालीमार बाग स्थित है और निशाद बाग स्थित है। ये दोनों बाग किसके द्वारा बनवाए गए थे? ये प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। मेरे साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पर्पज से ऐसे प्रश्न आते हैं, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि जो कश्मीर के जो शालीमार बाग हैं और निशाद बाग हैं, इन दोनों बागों को मुगल साम्राज्य के एक बादशाह के द्वारा बनवाए गए थे और वे बादशाह आपके मेरे साथियों जहांगीर थे। ठीक है, कौन थे? जहांगीर। जहांगीर के द्वारा आपके कश्मीर में शालीमार बाग और निशाद बाग का निर्माण करवाया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 106 का राइट आंसर मेरे साथियों हो जाएगा बी वाला, जहांगीर। ठीक है मेरे साथियों, चले जी मित्रों, अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा भी कर लेते हैं मेरे साथियों कि अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। मेरे साथियों अगर इतिहास पढ़ने में मजा आ रहा हो तो क्लास को लाइक कर दो और क्लास को शेयर भी कर दो। और जो मेरे नए साथी हैं जो शिक्षा ओशन का वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं, वे शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा साथियों। और एक और चीज़ याद रखिएगा मेरे साथियों कि हमें 10 बजे मुलाकात करनी है, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास को लाइव पढ़ेंगे। और आज की क्लास में तो मेरे साथियों हम कांग्रेस का विभाजन भी करवाने वाले हैं, सूरत अधिवेशन होने वाला है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी क्लास हमारी होने वाली है, तो आप सभी लोग क्लास में समय पर उपस्थित होना। ठीक है, चलिए जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 107। प्रश्न क्रमांक 107 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 107 कहता है कि इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? आप लोगों को पता है अमीर खुसरो के बारे में कि कौन थे अमीर खुसरो। ठीक है, तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए है मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए कौन है? सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन सी है बख्तियार काकी। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? क्या उनके गुरु सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती थे, या आपके सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे, या उनके गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे? कौन आपके एक अमीर खुसरो के गुरु थे? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लेना अच्छे से ये बात को कि निजामुद्दीन जो औलिया हैं, निजामुद्दीन औलिया आपके अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, तो अब निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन हुआ? तो अमीर खुसरो इनका शिष्य हुआ। तो
तो प्रश्न क्रमांक 107 का राइट आंसर बी वाला होगा, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है मेरे साथियों, चले मित्रों, अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा हम करेंगे कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न क्रमांक 108, प्रश्न क्रमांक 108 मेरे साथियों आप लोगों के सामने है और आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। प्रश्न क्रमांक 108 क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसने श्री भाष्य की रचना की। निम्न में से किसने श्री भाष्य की रचना की? तो ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी कबीर और ऑप्शन डी सूरदास। तो मेरे साथियों निम्नलिखित में से किसने श्री भाष्य की रचना की? तो मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि आपके श्री भाष्य की रचना की गई थी रामानुजाचार्य ने। किसने? रामानुजाचार्य जो हैं इन्होंने श्री भाष्य की रचना की थी। मेरे साथियों अगला प्रश्न बहुत अच्छा है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 109, प्रश्न क्रमांक 109 क्या कहता है कि भैया सूरदास जो थे, सूरदास किसके शिष्य थे? आप लोगों को पता है सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी है विठलनाथ, ऑप्शन सी है रामानुजाचार्य और ऑप्शन डी है ज्ञानेश्वर। तो मेरे साथियों सूरदास किसके शिष्य थे यह बात हमें जाननी है। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो जल्दी से बताइएगा कि सूरदास आपके किसके शिष्य थे। तो मेरे साथियों याद रखिएगा जो सूरदास जी हैं यह सूरदास जी आपके शिष्य थे, यानी इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी। कौन? वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के शिष्य आपके सूरदास जी थे। तो प्रश्न क्रमांक 109 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ए वाला वल्लभाचार्य। अब जरा चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 110 की। प्रश्न क्रमांक 110 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 110 हमसे कहता है कि कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी है हजारा, ऑप्शन सी है बेलगांव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, ये प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि कृष्णदेव राय जो हैं विजयनगर साम्राज्य के आपके राजा थे। विजयनगर साम्राज्य के राजा जिसकी स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा की गई थी और इसी विजयनगर साम्राज्य के महानतम सम्राट श्री कृष्णदेव राय थे और इन्होंने हजारा नामक प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। कौन से? हजारा नामक प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 110 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों हजारा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। प्रश्न की चर्चा करने से पहले बता दूं रात को 10 बजे मुलाकात करनी है हम सबको, लाइव रहूंगा मैं और आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। कांग्रेस का विभाजन करना है तो कांग्रेस के विभाजन में आप सभी लोग उपस्थित होइएगा और देखिएगा किस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हुआ। और क्लास में आने से पहले क्लास को सब जगह शेयर करके आना। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट प्लेटफॉर्म है ना वहाँ पर आप क्लास को शेयर करके फिर क्लास में आप आना ताकि अधिकांश मात्रा में बच्चे उस क्लास को देख सके। ठीक है, स्टूडेंट को बढ़ाने में हमारे सहयोग करो यार, ऐसा भी क्या करते हो। तो प्रश्न क्रमांक 111, पद्मावत की रचना किसने की? हम सबको पता है साथियों पद्मावत की रचना किसने की। ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी रहीमन दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसने आपके पद्मावत
नामक रचना की। तो साथियों इसको डिस्कस करवाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि इसका राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन अपनी इस पुस्तक में किया है, और तथा उसके जौहर का भी वर्णन आपके अपनी इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है, ठीक है। तो पद्मावत आपके मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रची गई एक पुस्तक है साथियों। आइए जरा एक और पुस्तक आपके सामने आ रही है। अब पूछा जा रहा है अगली पुस्तक से संबंधित प्रश्न कि किताब ए रहला की रचना किसने की। किताब ए रहला की रचना किसने की, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है इब्न बतूता, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है अब्दुल रहीम खान खाना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किसने आपके किताब ए रहला की रचना की है? क्या इब्न बतूता राइट आंसर है, या राइट आंसर होगा अबुल फजल, या राइट आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खाना, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, ऐसी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। मिडिवल हिस्ट्री में ऐसी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किताब ए रहला इब्न बतूता, ठीक है। अब इब्न बतूता कौन है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इब्न बतूता साथियों एक मोरक्को का यात्री है। मोरक्को देश आप लोगों को पता होगा अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। तो मोरक्को देश का एक यात्री है, ठीक है। वह यात्री आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया और लगभग 8 वर्ष तक दिल्ली के काजी के पद पर रहकर उसने अपना कार्य किया। दिल्ली का काजी रहा साथियों 8 वर्ष तक, ठीक है। तो इस मोरक्को के यात्री ने अपना पूरा यात्रा वृत्तांत लिखा, ठीक है। मतलब कि क्या क्या उसने किया, क्या क्या नहीं किया, यात्रा वृत्तांत लिखते ना साथियों, ठीक है, वैसा। तो इसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा इब्न बतूता ने, और उस यात्रा वृत्तांत को नाम दिया किताब ए रहला, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रश्न क्रमांक 112 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, इब्न बतूता किताब ए रहला। चलिए जी अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न अगला आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 113, साइबेरिया के सारस और डोडो के चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाई थी, ठीक है। साइबेरिया के जो सारस हैं और डोडो जो हैं उनके चित्र किसके द्वारा बनवाए गए थे या बनाए गए थे? तो ऑप्शन ए अबू अल हसन, ऑप्शन बी है बिशन दास, ऑप्शन सी है फर्रुख बेग, और ऑप्शन डी है उस्ताद मसूर। तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि जहांगीर के काल में यह चित्रकारी हुई थी साथियों, ठीक है। जहांगीर के काल में यह पूरी चित्रकारी हुई थी। वैसे तो अकबर के शासनकाल के आखिरी समय पर इसका कार्य प्रारंभ हो गया था, पर यह पूर्ण रूप से आपका निर्मित हुआ था जहांगीर काल के समय। तो ये जो जानवरों के जो चित्र हैं साइबेरिया के सारस और डोडो जो हैं, ठीक है, इनके चित्रकारी आपके बनवाई गई थी या बनाई गई थी उस्ताद मसूर के द्वारा। किसके द्वारा? उस्ताद मसूर के द्वारा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 113 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उस्ताद मंसूर। आइए जानते हैं प्रश्न क्रमांक 114 को। प्रश्न क्रमांक 114 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 114 कहता है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी इंद्र द्वितीय, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है साथियों कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना आपके दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी, ठीक है साथियों। अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 115 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 115 तो देखते हैं, संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? इतिहास का जो संगम काल है उस संगम काल में एक शब्द आता है पिल्लई शब्द, ठीक है। पिल्लई शब्द
किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? तो ऑप्शन ए है छात्र के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षक के लिए, ऑप्शन सी है पुजारी के लिए और ऑप्शन डी है साथियों लेखक के लिए। किसके लिए आपका पिल्लई शब्द का प्रयोग किया जाता था आपके संगम काल में? तो मेरे साथियों याद रखना है आप लोगों को कि जो पिल्लई शब्द है यह पिल्लई शब्द आपके छात्र के लिए प्रयोग में लाया जाता था। किसके लिए? छात्र के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है साथियों, अब अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देंगे। जितने भी बच्चे बैठे ना ऑनलाइन, ये सारे स्टूडेंट मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न क्रमांक 116, जूना खान किस राजा का असली नाम था? जूना खां किस राजा का असली नाम था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा साथियों तुरंत कि आपके जूना खां किस राजा का असली नाम था? क्या जूना खां का असली नाम मोहम्मद बिन तुगलक का था, या फिरोज शाह तुगलक, या नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, या डी इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों याद रखिएगा जो जूना खां है यह इसका जो रियल नेम था यह नेम था आपके मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को ही जूना खां के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 116 का राइट आंसर हो गया ए वाला मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न क्रमांक 117 बेहतरीन प्रश्न है साथियों, गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों जल्दी से, गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? जल्द से जल्द आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है मेरे साथियों, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। सूचना कुछ ऐसी है कि हम बहुत जल्द करंट अफेयर्स की एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं। अभी हमारी करंट अफेयर्स के रूप में न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास चल रही है। इसके ही इतर हम एक और करंट अफेयर्स की श्रृंखला को शुरू करेंगे जिसमें प्योर करंट अफेयर होगा। अभी तो हम न्यूज़पेपर को डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें हम न्यूज़ को निकाल के लेके आएंगे और न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की एक और श्रृंखला शुरू होने वाली है। वह कब शुरू होगी हम बहुत जल्द आप लोगों को बता देंगे। और दूसरे हमारे क्लास शुरू होने वाली है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लगभग 25 से 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है साथियों। तो ये 25 से 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी लाइव क्लास में आप लोगों की शुरू कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न गलत हो, परीक्षा में जो भी प्रश्न आए आपका सही हो। इसलिए चाहे वो 1 नंबर का है चाहे वो 2 नंबर का, मैं आप लोगों की एक नंबर की तैयारी करवाऊंगा। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्लासेस में शुरू कर रहा हूं। मुझ में तो दम है क्लास शुरू करने का, अब मैं देखता हूं कि आप में दम है कि नहीं है उन सारी क्लासेस को लेने के लिए। ठीक है, मैं तो सारी क्लासेस रेगुलेट कर रहा हूं साथियों, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर आप लोगों का कवर करवा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर दम है। क्या आप मुझे बताओ, क्या आपके अंदर दम है कि एक एक क्वेश्चन को एक एक प्रश्नों का आप सोल्व करवाओ परीक्षा में? है आप एक एक क्लास मेरी ले सको तो आप जरूर बताइएगा मुझे साथियों, क्लास लेकर बताइएगा, कमेंट करके नहीं बताना है मुझे, कमेंट करके बोलना नहीं है, करके दिखाना है। ठीक है साथियों, तो ये दोनों क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जल्द अनाउंसमेंट करूंगा मैं कि क्लास कब से और समय क्या रहेगा। ठीक है, चलो, गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो साथियों याद रखिएगा जो गाजी मलिक थे, इन गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। किसकी? तुगलक वंश की। तो प्रश्न क्रमांक 117 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला तुगलक वंश। अब प्रश्न क्रमांक 118, प्रश्न क्रमांक 118 क्या कहता है? अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीकरण कब किया? देखो टकसाल क्या होते हैं, जो सिक्के को
जारी करते हैं ना, सिक्के की ढलाई करते हैं, सिक्कों का निर्माण करते हैं, उनको टकसाल कहते हैं। तो उन सारे टकसालों का केंद्रीकरण कौन से वर्ष अकबर के द्वारा किया गया था? टू द पॉइंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर 1570 होगा। 1570 में आपके अकबर ने जितने भी विभिन्न टकसाल थे उनके काम काजों का केंद्रीकरण कर दिया था वर्ष 1570। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 118 का राइट आंसर है 1570 यानी बी वाला। आइए साथियों जरा चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 119 की। क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 119? निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग किया गया था? ठीक है, कौन सा युद्ध था जिसमें पहली बार आपके तोपों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है पानीपत का दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी है पानीपत की तीसरी लड़ाई और ऑप्शन डी है खानवा का युद्ध। ठीक है, तो किस में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था साथियों? क्या ए वाला राइट आंसर है या बी वाला राइट आंसर है या सी वाला राइट आंसर है या डी वाला राइट आंसर है? तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर के द्वारा हुआ था। ठीक है, भारत में पहली बार तोपों का जो प्रयोग है वह प्रयोग आपके किसके द्वारा? बाबर के द्वारा हुआ था। ठीक है, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत में प्रवेश किया था, तब दिल्ली के ऊपर जो शासन था वह लोदी वंश का था। ठीक है, और दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, और यह युद्ध दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईयर भी बता दूं, 1526। ठीक है, यह युद्ध हुआ 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार आपके तोपों का प्रयोग किया था। और वह युद्ध था साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत नामक एक जगह है आपके हरियाणा में। ठीक है, तो इस हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर आपके 1526 में पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 119 का राइट आंसर ए वाला होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। चले साथियों, अब अगले प्रश्न और आज के आखिरी प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि आज का आखिरी प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 120 बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए वल्लाल सेन, ऑप्शन बी हेमंत सेन, ऑप्शन सी विजय सेन और ऑप्शन डी सूरज सेन। तो याद रखिएगा आपके सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन के द्वारा हुई थी, और सेन वंश आपका बंगाल का एक प्रमुख वंश था साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 120 का राइट आंसर होगा बी वाला। तो मेरे साथियों, इस प्रकार से आप सभी लोगों ने 20 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है, 20 प्रश्नों को आप लोगों ने जान लिया है, और इस पूरी मेगा सीरीज को आपने पहुंचा दिया है 120 क्वेश्चन तक। तो मेरे साथियों, अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अब हम मुलाकात करने वाले हैं रात को 10 बजे लाइव आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में, और मुझे पक्का पता है कि सभी लोग आने वाले हैं और आना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइव सबको आना है और हिस्ट्री की क्लास लेनी है। ठीक है साथियों, तो चलिए, जो नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, तुरंत कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वरना क्लास का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे, क्लास छूट जाएगी, और क्लास छूट जाएगी तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, और क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आपके हाथ से परीक्षा का सपना, नौकरी का सपना छूट जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, अब मुलाकात करते हैं रात को 10 बजे लाइव क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।